फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीकॉम के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने लिए हैं अकाउंटिंग चैप्टर को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में जो फर्स्ट ब्रांच है वो है फाइनेंशियल अकाउंटेंट। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं, और वो जो प्रिपेयर करते हैं वो हम अकाउंटिंग आउटसाइडर के लिए प्रिपेयर करें, जिसमें हमारे ओनर्स और मैनेजर्स को इंक्लूड नहीं किया जाए, तो वो अकाउंटिंग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। यानी कि ओनर्स और मैनेजर के अलावा जिन पर्सन्स के लिए वो डिज़ाइन की जाती है अकाउंटिंग, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। ये अकाउंटिंग हमारी कंसर्न होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और पीरियडिक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर हम वो सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है एंड कितना लॉस हो रहा है। हम सेकंड बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट हमारी कंसर्न होती है अकाउंटिंग के इंटरप्रिटेशन से, जिसमें हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करके रखते हैं। ये अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है कि हम डिसीजन ले पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ जो भी हमारा राइट टाइम हो उस पर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम जो भी इनसाइडर्स होते हैं या फिर हमारे ओनर्स, जैसे कि मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, उनके नीड को ध्यान में रखते हुए हम इसको प्रिपेयर करते हैं, और ये हमारी हेल्प करती है जो भी हम फ्यूचर में किसी भी तरह की प्लानिंग बनाएंगे या फिर डिसीजन लेंगे, उसमें जी हमारी अकाउंटिंग जो है हमारी हेल्प करेगी। नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी प्रिपेयर की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए या फिर उस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। देखते हैं हम इसमें कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस पर कितनी हमारी एक्सपेंस हो रहा है, कितना हमें रिटर्न में मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम असरटेन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग एक अनदर ब्रांच है हमारी अकाउंटिंग की, जिसके अंदर हम जो भी हमारे टैक्स लॉज होते हैं उनको ध्यान में रखकर हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ये हमारे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड होती है। इसके अंदर हम जो भी टैक्स के लेजिस्लेशंस होते हैं उसको ध्यान में रखकर इसको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग हमारी सोशल रिपोर्टिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट भी कही जाती है। इसके अंदर हम डिस्क्लोज करते हैं सोशल बेनिफिट्स को, और जो भी हमारे सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने बिजनेस को जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है उसको फाइंड आउट करते हैं, और ये देखते हैं कि जो भी हम अपने यहाँ फैसिलिटी दे रहे हैं, जैसे कि मेडिकल, हाउसिंग, एजुकेशन, इस तरह की फैसिलिटी में हम सोसाइटी को भी इंक्लूड करें। यानी कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, या भी जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कि हमारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो जो सोसाइटी होती है उसको इंक्लूड किया ही जाता है, लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उसके अंदर भी हम ये ध्यान रखते हैं कि हम कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें जो कि हमारी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि हम साथ में कोई मेडिकल फैसिलिटी दें, हाउसिंग फैसिलिटी दें, एजुकेशन, कैंटीन, प्रोविडेंट फंड, इस तरह की चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये टाइपिंग गलत है, आप इसकी जगह लिख लीजिएगा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई करके हम उसको अप्लाई करते हैं कि किस तरह की हमारे यहाँ पर्सन की रिक्वायरमेंट है, किस तरह का पर्सन हमें चाहिए, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या उसकी किस तरह से हम उनको जो भी हमें पर्सन चाहिए उस तरह से हम उनको यहाँ पे लगा सकते हैं। उनके ऊपर कॉस्ट कितना आ रहा है, हम उनकी ट्रेनिंग पे कितना एक्सपेंस करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का पार्ट होती हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी हम ह्यूमन रिसोर्स अपने बिजनेस में अपॉइंट करेंगे तो उनके ऊपर हम कितना खर्चा करेंगे, या फिर कितना ऐसा पूरी उनकी ट्रेनिंग से लेके ओरिएंटेशन, वो सारे जो प्रोसीजर होता है उसमें कितना एक्सपेंस हो रहा है और रिटर्न में हमें उनसे कितना मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आती हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल अकाउंटिंग। नेशनल अकाउंटिंग का मतलब हमारा यहाँ पे नेशन एज अ होल से है। इसके अंदर हमारी जो इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, और ना ही ये जर्नल अकाउंटिंग जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। ये डेवलप करती है इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियंस के द्वारा डेवलप की जाती है। यानी कि फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर किसी एक बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल एज अ नेशन काम करती है, और ये प्रिपेयर करते हैं हमारे जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं नेशनल लेवल पे या फिर स्टैटिशियंस होते हैं, इस तरह की अकाउंटिंग वो प्रिपेयर करते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फ्रेंड्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में यहाँ पर हम बात करते हैं जितना भी हमारा एक्चुअल में कैश आया है या इनकर हुआ है उसके बेसिस पे की जाती है। इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्रूड इनकम आइटम्स जो होते हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि जो भी हमारे एक्चुअल कैश पेमेंट हुए हैं उसके ओवर हमारा जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। लेकिन किसी भी तरह का ऐसा एक्सपेंसेस जो कि फ्यूचर में इनकर होना है या फिर कभी ऐसा हो जिसको हमने अर्न तो कर लिया है लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेकंड आता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारा यहाँ पर जो एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है इसमें वो एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं जो कि हमारे करंट ईयर में पेएबल हैं, या तो वो करंट ईयर में पेड हो गए हैं या फिर वो प्रीवियस ईयर में पेड होंगे या फिर वो किसी नेक्स्ट ईयर में पेड होंगे। इसमें ये चीज़ नहीं देखी जाती कि वो कब पेड हो रहे हैं। वो अगर इस ईयर से रिलेटेड हैं तो वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। अगर वो रिसीव हुए हैं तब भी वो इंक्लूड किए जाएंगे, और अगर वो रिसीव नहीं हुए हैं तब भी उनको इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि वो इस ईयर से रिलेटेड हैं या नहीं। इस सिस्टम के कुछ एडवांटेज होते हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ईयर। यानी कि फ्रेंड्स ये बेस्ड होते हैं हमारे ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो कि उस ईयर में हुए हैं। देयरफॉर डिस्क्लोज द करंट प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद उनको डिस्क्लोज कर दिया जाता है एज अ करंट प्रॉफिट और लॉस। द मेथड यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट्स, यानी कि ये मेथड हमारे ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स में इंक्लूड की जाती है या फिर अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट है द मोर साइंटिफिक एंड रैशनल एप्लीकेशन, यानी कि ये साइंटिफिक भी है और रैशनल भी है, क्योंकि अगर कोई एक्सपेंस हमारा या फिर कोई भी रिसिप्ट हमारा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था लेकिन वो इस ईयर हमें इंक्लूड रिसीव हुआ है तो यहाँ पर वो रिकॉर्ड किया जाएगा, इसलिए ये रैशनल भी है और साइंटिफिक भी है। नेक्स्ट है द मोस्ट सुइटेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। ये जो हमारा अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं तो ये हमारा अप्लाई करता है मैचिंग प्रिंसिपल को, जो कि हमारा एक तरह से अगर हम बात करें तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अगर हम बात करें डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की। तो हाँ, इनके डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं कि इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है। इट इज़ नॉट सिंपल वन और रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट। इट मीन्स ये सिंपल, इसमें से ये सिंपल नहीं होता कि जो भी एस्टिमेशन है आप उसको ईजिली कर पाओ और जो भी पर्सनल जजमेंट है आप उस पर ले पाओ, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है इट फेल्स टू डिस्क्लोज द एक्चुअल कैश फ्लोज, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक्चुअल कैश फ्लोज यहाँ डिस्क्लोज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपने वो एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड कर लिया है जो कि अभी रिसीव नहीं हुए हैं, वो आपको बाद में फ्यूचर में रिसीव होंगे, इसलिए यहाँ पे जो आपके पास एक्चुअल कैश फ्लो आया है उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर पाते हो। पॉइंट आता है हमारा मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मिक्स्ड एंड हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो भी हमारे रेवेन्यूज होते हैं वो हमारे कैश बेसिस पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, जबकि हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसका मेन पर्पस यही होता है कि जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको हम सेफ एंड 100% रेवेन्यू आइटम्स को शो कर पाएँ, और जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनका हम एडिक्वेट प्रोविजन बना पाएँ, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम एक्रूअल बेसिस पे करेंगे तो हमें फ्यूचर में पता होगा कि हमें इतना एक्सपेंसेस और देना है या फिर इतना एक्सपेंसेस और होना है, तो हम एडिक्वेट प्रोविजन उसका पहले से बना के रख पाएंगे। जबकि फ्रेंड्स अगर हम अपने रेवेन्यूज को कैश बेसिस पे यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे तो यहाँ पर हमें जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो हमारा सेफ और 100% ट्रू होगा। तो यहाँ पर हमारा इसलिए ये हाइब्रिड एंड जो भी मिक्स्ड फॉर्म है हमारे अकाउंटिंग के उसको अडॉप्ट किया जाता है, जिसके अंदर हम एक्सपेंसेस का प्रोविजन भी बना पाते हैं और जो हमारे रेवेन्यूज हैं उसको हम सेफ और 100% भी शो कर पाते हैं।
हम नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस की। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस की बात की जाए तो फ्रेंड्स, अगर हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करें तो फ्रेंड्स, कन्वेंशंस का जो सेकंड मीनिंग होता है उसको हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, यानी कि कन्वेंशंस का मतलब प्रिंसिपल से होता है। अगर एक यूनिवर्सल डेफिनेशन की यहाँ पर हम बात करें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज अ डिफिकल्ट टू गिव, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम एक डेफिनेशन की, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर उसको देना बहुत ही डिफिकल्ट है। हाउएवर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग वेज, जबकि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम ये इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है हमारे, वो जनरल ट्रूथ होते हैं, फंडामेंटल बिलीफ पर होते हैं, जिसको सभी लोग एक्सेप्टेड करते हैं। दिस डेफिनेशन इम्प्लाइज अ साइंटिफिक बायस एंड देयरफॉर इट इज एप्लीकेशन इन द फेस ऑफ एवर चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेरी बेसिस ऑफ अ बिजनेस इज डाउटफुल। यानी कि फ्रेंड्स, ये एक तरह से एवर चेंजिंग है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे इकोनॉमिक और सोशियो फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं, उस तरह से ये भी हमारी इफेक्ट करती रहती है और बिजनेस वहाँ पे डाउटफुल हो जाता है। अगर हम सेकंड की बात करें तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो रूल ऑफ एक्शन और कंडक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारा रूल ऑफ एक्शन भी है जिसको हम फॉलो करते हैं, और हमारा कंडक्ट भी हो सकता है। जबकि ये डेफिनेशन हमारी फेवर करती है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, और ये बताती है कि चेंजिंग करेक्टर ऑफ रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट ड्यू टू चेंज इन बिजनेस प्रैक्टिसेस एटसेट्रा। यानी कि फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारे बिजनेस में चेंजेस आएंगे, रूल्स ऑफ एक्शंस भी हमारे चेंज होते जाएंगे और हमारे जो कंडक्ट है वो भी चेंज होता जाएगा। अकॉर्डिंग टू AICPA, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज अ जनरल लॉ रूल अडॉप्टेड और प्रोसेस्ड एज अ गाइड टू एक्शन। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक जनरल लॉ की तरह हैं या फिर एक रूल अडॉप्टेड की तरह हैं जिसको अडॉप्ट कर लिया है, और जो हमें एक गाइड प्रोवाइड करते हैं कि इस तरह से हमें एक्शन करना है। दी जर्नल अकाउंटिंग डू नॉट प्रिस्क्राइब वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यानी कि फ्रेंड, जो जर्नल अकाउंटिंग या फिर जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं वो हमें सिर्फ एक रास्ता नहीं बताते कि इस तरह से हमें या फिर हम एक रास्ता अडॉप्ट नहीं कर सकते कि हमें इस तरह से सारी चीज़ों को फॉलो करना है। यानी कि जैसे जैसे हमारी जो कंडीशन है वो चेंज होती जाएंगी, ये रूल्स भी चेंज होते जाएंगे। They recognize that there are a number of ways in which one thing can be done। यानी कि हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम किसी भी एक चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। द अकाउंटेंट हैज कंसिडरेबल लैटिट्यूड एंड चॉइस विद इन द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी कि फ्रेंड, जो अकाउंटेंट हैं उन्होंने एक कंसिडर किया है एक लैटिट्यूड को, जिसके अंदर हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि जिसको हम गैप भी बोलते हैं, उसको अडॉप्ट किया है, जिसके अंदर हम express his own idea as to best way of recording and reporting is specified amount। यानी कि फ्रेंड्स, इसके अंदर एक खुद का आइडिया होगा जो कि बेस्ट वे में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे इन स्पेसिफाइड अमाउंट में। द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग में दस डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस है किसी भी चीज को रिकॉर्ड या रिपोर्ट करने की, ये डिफर करती है कंपनी टू कंपनी। यानी कि कंपनी जैसा चाहे वैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकती है, रिपोर्ट कर सकती है, वो कंपनी पर डिफर करता है, वो कंपनी किस तरह से कौन सा मेथड फॉलो करेगी। अब हम बात करते हैं इसेंशियल फीचर्स की, कुछ जो कि हमारे जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसके हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी बिजनेस जो है हम ये सोच के करेंगे कि जो हमारा बिजनेस है वो हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी कि वो हमारा कंटिन्यू बेसिस पर होगा। अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर किसी भी तरह का कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है तो उससे कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा बिजनेस एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट आता है द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हमारा बिजनेस है वो एक बिजनेस की एक अलग एंटिटी होगी, यानी कि जो भी बिजनेस के नाम से सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे वो कंपनी के नाम से किए जाएंगे, उस बिजनेस के नाम से किए जाएंगे सारे रिकॉर्ड्स। बिजनेस एंड उसका ओनर दोनों की एक सेपरेट एंटिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पर ये है कि जो भी रिकॉर्ड इसमें किए जाएंगे या जो भी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे वो सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि मनी में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, और जो रिकॉर्ड मनी में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं वो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे।
मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में हमें यही बताया गया है। नेक्स्ट आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी हमारे रिकॉर्ड किए जाएंगे ट्रांजेक्शन्स, वो हमारे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे होने चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स, हर डेबिट का क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का एक डेबिट होगा। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी एंट्री हम करेंगे उसका एक डेबिट भी होगा और उसका क्रेडिट भी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि जो भी हमारी अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, ठीक है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्या हुआ है बिजनेस के अंदर, कितना खर्चा हुआ है, किस तरह से हमने एक्सपेंस किए हैं, किस तरह से हमारे इनकम आई है, कितना हमें बिजनेस से रियलाइज हुआ है, वो सारी चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। यानी कि वॉट एवर वी रियलाइज फ्रॉम द बिजनेस, वो सारी चीजें हम इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में यही बताया गया है। हम बात कर लेते हैं रियलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है उसका एक जनरल रूल भी है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज रियलाइज्ड ऑन द अर्लियर डेट इन केस वेयर इट कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड। यानी कि फ्रेंड्स, जो रेवेन्यू है वो हमारे अर्लियर डेट पे हमें रियलाइज हो गया था, ठीक है, जहां ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड अर्लियर देन द डेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द सेलर एंड बायर। यानी कि फ्रेंड्स, और उसको मेजर किया गया था अर्लियर देन द डेट ऑफ एक्सचेंज, जो हमारा डेट ऑफ एक्सचेंज है उससे पहले इसको मेजर कर लिया गया था सेलर और बायर के बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ माइनिंग रेवेन्यू, यानी कि फ्रेंड्स, जो भी हमारा माइनिंग रेवेन्यू है उसको हमने वहां पर हमारी जो रियलाइजेशन वैल्यू होती है, जब हम मेटल माइन से निकालते हैं तब हम उसकी वैल्यू जो होती है, हम उसकी वैल्यू वहीं पर जो कैलकुलेट करते हैं वो हमारी वहीं हो जाती है। हम उसको वहां नहीं देखते उसकी वैल्यू जब वो उस मार्केट में आके सोल्ड होगी। यानी कि फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि जब कोई भी चीज है जो हमारी मार्केट में आ जाए तब हम उसकी वैल्यू देखें, तब हम उसकी वैल्यू को कॉस्ट करें। यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस केस में हम जब माइन से किसी भी मेटल को निकालेंगे उसकी वैल्यू को वहीं मेजर कर लिया जाएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस चीज के कि रियलाइजेशन वैल्यूज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जब वो मार्केट में आए या जब हम उसको देखें कि कितना हमें रियलाइज हो रही है एक्चुअल में वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू और जो हमारी जो रियलाइजेशन वैल्यू है वो दोनों डिफर कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब मेटल निकलता है तब उसकी वैल्यू कुछ और होती है, लेकिन जब वो मेटल शोरूम में चला जाता है या फिर किसी मार्केट में पर्टिकुलर चला जाता है तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अंदर फ्रेंड्स, अगर हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन्स उस ईयर से रिलेटेड है, चाहे वो हमें प्रीवियस ईयर में रिसीव हुई हो उसकी वैल्यू, चाहे हमारी उसकी वैल्यू लास्ट ईयर या फिर जो नेक्स्ट ईयर है उसमें रिसीव हो, वो कभी भी रिसीव हो, लेकिन अगर वो हमारा ट्रांजेक्शन्स इस ईयर से रिलेटेड है तो वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। एक्रूअल बेसिस में हमें ये बताया जाता है। नेक्स्ट आता है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट के अंदर फ्रेंड्स ये बताया गया है हमें कि ऐसा कोई भी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जो कि हमारा रिकॉर्ड हो गया है किसी बुक के अंदर, जो कि हमारी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि हमारा जो वेरीफाई करेगा किसी भी ट्रांजेक्शन्स को, जैसे कि वाउचर्स, तो यहाँ पर हमारे पास वो सारी चीजें होनी चाहिए जो कि हमारे किसी भी चीज को वेरीफाई करें कि इसकी क्या वैल्यू है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब हम फिक्स असेट्स की वैल्यू निकालते हैं तो वहां पर हम किसके थ्रू निकालते हैं फिक्स असेट्स की वैल्यू, वो निकालते हैं हम डेप्रिसिएशन के थ्रू। जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं उस असेट्स का, तब हमें पता चलता है कि हमारी जो असेट है अब उसकी वैल्यू इतनी है। तो हमारी जो वैल्यू हम जो भी निकालेंगे वो वेरीफाई करनी चाहिए उस चीज से कि ये अब हमारी इस चीज की वैल्यू इतनी है। तो यानी कि हमारा जो भी एंट्री होगी, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, वो किसी ना किसी से सपोर्ट किया होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ वाउचर होना चाहिए या कोई ऐसे प्रोसीजर होना चाहिए जिससे उसकी जो भी वैल्यू निकल कर आ रही है वो उसको वेरीफाई करे कि हाँ इसकी ये वैल्यू है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये रिकॉर्ड करते हैं कि जो भी हम बिजनेस बना रहे हैं या फिर बिजनेस को परचेस करने में हमने जो भी असेट्स ली है उसमें हमने कितनी कॉस्ट दी है, या फिर उस बिजनेस को एक्वायर करने में हमारा कितना जो पैसा है वो हमने लगाया है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पर हम वो सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अंदर हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारी नेट इनकम है, जो कि हमारा डिफरेंस लेकर आती है असेट्स
को जब भी हम किसी बिजनेस को कमेंस करते हैं, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वहाँ से लेके हम किसी बिजनेस को लिक्विडेट करेंगे या फिर हमारा बिजनेस एंड होगा, वो पीरियड हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहलाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच किया जाता है कि हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं वो हमारे एक्सपेंसेस से कितना अबव हैं या कितना बिलो हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम ये देखते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट को पॉइंट ऑफ करके सिर्फ उसको कैलकुलेट करना ही हमारा जो मेन मोटिव है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारे रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस में कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या हमारे रेवेन्यूज़ हैं और क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।